नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। इतिहास इस बात का गवाह हमेशा रहा है कि अत्याचारियों और तानाशाहों का अहंकार एक ना एक दिन चकनाचूर जरूर होता है। सत्ता और शक्ति पाकर अक्सर लोग ये मुगालते पाल बैठते हैं कि वो अपने इशारों पर पूरी दुनिया को नचाएंगे। दरअसल शक्ति के घमंड में उन्हें अच्छे बुरे की पहचान तक नहीं रहती, अपने परायों का भेद भी उन्हें समझ तक नहीं आता, क्योंकि वो तो अपने को समझ लेते हैं सर्वशक्तिमान, सर्वे सर्वा। लेकिन जब वक्त का पहिया घूमता है तो वो आ जाता है अर्श से फर्श पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी हालत इन दिनों कुछ ऐसी ही है। पहले अपनी सनक में पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर की तलवार चलाई और फिर एटम बम के बहाने ईरान पर अटैक कर दिया। लेकिन ट्रंप का ये दांव उन पर अब बहुत भारी पड़ रहा है। एक समय ऐसा था जब यूरोप और अमेरिका के अधिकतर देश यूएस के पीछे पीछे चलने को आतुर रहते थे, लेकिन अब ट्रंप की नीतियों से नाराज अमेरिका के सहयोगी भी विरोध की आवाज बुलंद करने लगे हैं। कुल मिलाकर ट्रंप की नीतियों से यूएस की कैसे इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करते हैं हमारे खास शो की। डोनाल्ड ट्रंप की सनकपन ने पूरी दुनिया को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया, ये हम सभी जानते हैं। ईरान को एटम बम बनाने से रोकने के बहाने डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट को जंग की आग में धकेल दिया, बल्कि पूरी दुनिया के लिए तेल गैस का संकट भी खड़ा कर दिया है। असल में डोनाल्ड ट्रंप की जो प्लानिंग है, उसी बहाने एक तरह से ईरान की सत्ता में वो अपना प्यादा बैठाने की कोशिश कर रहे थे। प्यादा बैठाकर अपने हिसाब से ईरान को चलाने की रणनीति है। लेकिन ईरान की जंग अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए मात्र छलावा साबित हो रही है। ईरान इस जंग में विजेता बनकर उभरा है और डोनाल्ड ट्रंप हारे हुए और हताश दिखाई दे रहे हैं। और अब तो हालत यह है कि अमेरिका के पीछे पीछे चलने वाले देश ट्रंप की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद भी करने लगे हैं और नसीहत भी दे रहे हैं। जी हाँ, समझिए, ईरान और अमेरिका के बीच में जो हालात हैं बेहद तनावपूर्ण है, जिसकी वजह से अब यूरोप से भी बड़ी आवाजें उठने लगी। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्श ने सोमवार को बड़ा बयान दे दिया। मर्श का कहना है कि अमेरिका के पास में इस जंग से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान जितना कमजोर सोचा गया था, उससे कहीं ज्यादा मजबूत निकला है। और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी चेतावनी तो ये कि दुनिया का एक बड़ा तेल का रास्ता आंशिक रूप से बारूदी सुरंगों से भरा हुआ है, जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। मर्ज जर्मनी के सबसे बड़े नेता हैं और अब वो कुछ कहते हैं तो पूरी दुनिया ध्यान से सुनती जरूर है, इस ओर ध्यान देती भी है। चांसलर मर्ज ने बहुत सीधे शब्दों में कहा है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका इस जंग से बाहर निकलने का आखिर रास्ता क्या चुन रहा है। उनका मतलब ये था कि अमेरिका लड़ रहा है, लेकिन उसके पास कोई साफ योजना नहीं है। आखिर ये जंग खत्म कैसे होगी, ये कोई प्लानिंग डोनाल्ड ट्रंप के पास में नहीं है। और ये बात जर्मनी की बेचैनी को भी दिखाता है, क्योंकि बगैर किसी योजना के लंबी जंग यूरोप को भी नुकसान पहुंचाती है। चांसलर मर्श का कहना है कि ईरान जितना कमजोर समझा गया, उससे कहीं ज्यादा मजबूत निकला। साथ ही ये भी कहा गया कि ईरान बातचीत में बहुत चालाकी से काम ले रहा है। ये बयान दरअसल इसीलिए भी अहम है क्योंकि इससे पता चलता है कि यूरोप को अब ये एहसास हो रहा है कि ईरान को आसानी से दबाया नहीं जा सकता। समझिए, सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि अमेरिका के जो पड़ोसी हैं वो भी अब आंख दिखाने लगे हैं और ट्रंप को खरी खरी सुनाने लगे हैं। इसमें सबसे नया नाम उभर कर आया है कनाडा का। ईरान जंग में बुरी तरह से फंस चुके अमेरिका को कनाडा ने उसकी आर्थिक नीतियों को लेकर नाराजगी जताई। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने कहा कि दशकों से अमेरिका के साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंध अब कनाडा के लिए कमजोरी बन गए हैं और ना कि उनकी ताकत। समझिए, ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी क्लियर कट अमेरिका पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। ये वही अमेरिका और कनाडा है जिसके रिश्ते बड़े मजबूत माने जाते थे, क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं उसे कंट्रोल करता था। अमेरिका डर दिखाता था, लेकिन अब यह डर कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आता है। कनाडा के लिए कमजोरी एक तरह से घनिष्ठ आर्थिक संबंध बनते हुए नजर आते हैं, जिसे वो ताकत समझ रहा था। कार्नी ने कहा है कि दुनिया अब अधिक खतरनाक हो गई है और विभाजित हो चुकी है। अमेरिका ने व्यापार को लेकर अपनी जो सोच थी उसे भी बदल दिया है और टैरिफ को उस स्तर तक बढ़ा दिया जो आखिरी बार महामंदी के दौरान देखा गया था। समझिए कितना गंभीर है ये।
अमेरिका के साथ में उनके अनुसार उनके जो संबंध है वो कमजोरी बन गए हैं और इसे सुधारना होगा। अमेरिका बदल गया है, इसका जवाब देना होगा, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। दरअसल कनाडा के कुल निर्यात का एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका में जाता है और जब अमेरिका की जो नीतियां हैं जब उनमें बदलाव होता है तो कनाडा की अर्थव्यवस्था सीधे प्रभावित होती है। ट्रंप का जो टैरिफ वॉर है या अमेरिका फर्स्ट नीति जो है उस वजह से कनाडा के स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटो और लंबर उद्योगों को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। अब तो कनाडा ये भी मानता है कि अमेरिका अब टैरिफ का उपयोग एक व्यापारिक दबाव के रूप में कर रहा है, जिससे 1930 के दशक की महामंदी जैसी स्थिति पैदा हो गई। अब नाटो ट्रंप की नीतियों के कारण पहले से ही त्रस्त था। जंग में ट्रंप का साथ देने से क्लियर कट इनकार कर चुका था। थाईलैंड जैसा देश भी अब ये कहने लगा है कि भाई अब अमेरिका से मदद ना उम्मीद की जा सकती है, देने की ना लेने की, किसी भी तरह की मदद नहीं कर सकता अब थाईलैंड जैसा देश भी। समझिए अब दूसरी तरफ मतलब जिस तरह से एक एक करके अमेरिका के तमाम सहयोगी आंख दिखा रखे हैं, उससे एक बात तो क्लियर कट साबित हो रही है कि ईरान जंग में अमेरिका की जो दुर्गति हुई उससे उसकी साख तेजी से गिरी। और ऐसी हालत में ये कहना गलत नहीं होगा कि ट्रंप की नीतियों से अमेरिका की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। और क्या इस इंटरनेशनल बेइज्जती का खामियाजा अमेरिकियों को भुगतना पड़ेगा या डोनाल्ड ट्रंप की सनकपन का कहीं ना कहीं खामियाजा पूरी दुनिया पर भार के रूप में पड़ेगा? सवाल ये कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से अमेरिका क्या अलग थलग पड़ गया है। सवाल ये भी कि डोनाल्ड ट्रंप के वाटरलू साबित होगा क्या मिडिल ईस्ट? अब आप ये समझिए अमेरिका की सुपर पावर इमेज क्या वो ध्वस्त होती हुई नजर आती है? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल इस दौरान मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है, आइए आपको उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ पूर्णिमा नाथ मेरे साथ में कनेक्ट हो रही है और ईरान मामलों के जानकार सैयद अली अदनान रिजवी साहब भी मेरे साथ में इस चर्चा में शामिल हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। ब्रिगेडियर दत्ता, शुरुआत आप ही से मुझे जरा बताइएगा कि ये जो पूरे युद्ध की तस्वीर नजर आई उस बीच जो सुपर पावर का बलून था वो धीरे धीरे करके उसकी हवा निकली और अब तो ऐसा लग रहा है अब तो हवा निकलना भी बहुत पुरानी बात हो गई, वो पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुका है और उसका रीजन क्या सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप मात्र है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि एक जमाना था, एक सदी थी जो यूरोप की थी वो ढल गई, एक सदी अमेरिका की है वो ढलने जा रही है और अगली जो सदी है वो एशिया की सदी होगी जिसमें भारत और चीन एक ऐसा इतिहास लिखेंगे जो बड़ा ओवरवेलमिंग तरीके से पूरे विश्व को उसका स्वागत करना होगा। आज अगर देखिए ट्रंप साहब ने अगर मागा का जो कैप्शन दिया था या उन्होंने स्लोगन दिया था तो उन्होंने बिल्कुल मतलब वो कहते हैं ना कि मेक अमेरिका ग्राउंडेड अगेन ये वाली कैंपेन भी शुरू कर दी है। आज तक इतिहास में, तारीख में अगर आप जाएं, कभी भी नेटो इतना कमजोर नहीं था जितना आज है, कभी भी अमेरिका इतना असहाय नहीं था जितना आज है, कभी भी कोई भी राष्ट्रपति अमेरिका का इतना परेशान नहीं था ये जितने ट्रंप साहब हैं। क्योंकि ट्रंप साहब देखिए मतलब कई बार मुझे लगता है कि ही इज काम, कूल एंड क्लूलेस। उन्हें पता ही नहीं है कि साहब दुनिया में हो क्या रहा है, किस तरह के वक्तव्य देने चाहिए, किस तरफ। अब उन्होंने एक बीड़ा उठा लिया था। उर्दू में एक बड़ा अच्छा शेर है जिसमें कहते हैं ना कि बदलना तो चाहता हूं मैं निजाम हुकूम, बदलना तो चाहता हूं मैं निजाम हुकूम, पर मेरे बस की बात नहीं। क्या बात? वही चीज चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। आप ये देखिए हर फ्रंट पे आपने देखिए WHO से आप अलग हो गए, नेटो की फंडिंग आपने काफी कम कर दी है, नेटो के देश आपको आंखें दिखा रहे हैं। तो ये बताता है कि साहब अमेरिका का जो मतलब एक खौफ था, एक जो उसका वर्चस्व था, किस तरह से वो धीरे धीरे ढलान पे है। और आप ये देखिए इंग्लैंड ने बिल्कुल साफ कह दिया कि साहब हमारे हित में ये युद्ध नहीं है, हम नहीं जाएंगे। थाईलैंड, मलेशिया जैसे छोटे छोटे देश हैं वो भी अगर इस तरह का मतलब अगर अमेरिका से इत्तेफाक नहीं रखते तो ये बताता है कि कैसे अमेरिका की जो साख है वो दिन पे दिन गिरती जा रही है। और उसके लिए केवल ट्रंप साहब ही जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने जिस तरह की नीतियों को अपनाया है। पहली बात तो उन्होंने आपको याद होगा कारगिल युद्ध, क्योंकि मैं उसका हिस्सा था, वहां भी जब जनरल साहब ने वो उसको प्लान किया था परवेज मुशर्रफ साहब ने, तब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी नहीं बताया था कि साहब मैं इस तरह से
ऑपरेशन कोहे पैमा मतलब प्लान कर रहा हूं, वही चीज इन्होंने की है। इन्होंने किसी से कोई न तो परमिशन ली, न किसी को कॉन्फिडेंस में लिया, और उठ के एकदम जब वार्ताएं चल रही थी ईरान के ऊपर, आपने युद्ध कर दिया। तो ये बता रहा है कि साहब देखिए, युद्ध शुरू करना बड़ा आसान है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है, एक रणनीति का बहुत अहम हिस्सा होता है, और वही अमेरिका शायद लैग कर रहा है। आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा किस तरह से भारत ने अपने जो ऑब्जेक्टिव से उनको अचीव किया, और कॉन्फ्लिक्ट को एकदम राइट मोमेंट पे टर्मिनेट किया। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चालू है। अगर इस तरह की कोई हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से हुई तो बदस्तूर इंडिया उसका जवाब देगा। ब्रिगेडियर दत्ता, मुझे तो लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप का यही तो एक तरह से नैरेटिव, फेक नैरेटिव हमेशा से वो रहता है कि एक बड़ी इमेज को पेश किया जाए, भले ही अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रहे। लेकिन पूर्णिमा नाथ जी का मैं जल्दी से इसी पर रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। पूर्णिमा नाथ जी, जैसा कि ब्रिगेडियर दत्ता भी कह रहे हैं कि भाई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला नारा, बड़ी पिक्चर दुनिया को दिखाई और बड़े सपने खासतौर से अमेरिका वासियों को दिखाए गए, लेकिन वो मागा का असल में कहीं ना कहीं ये तो नहीं था उद्देश्य कि मेक अमेरिका ग्राउंडेड अगेन, जो एक बार फिर से तस्वीर यहाँ पर शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। नमस्ते, अप्रिशिएट यू कॉलिंग मी। जय हिंद। पहली बात तो ये है कि ये बहुत दुख की बात है, आज मैं अमेरिकन होके आपके चैनल में जाके ये इस बात में विश्लेषण कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, और ये स्पेसिफिकली बहुत क्लियरली भी ये बता रही हूँ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हमारे सामने जो प्रस्ताव रखी गई थी हमारे लिए वो अच्छा था, लेकिन वो जो कह रहे थे वो सही था। उस प्रॉमिस के ऊपर हमने उनको वोट किया, उस प्रॉमिस के बेस में हमने उनको सपोर्ट किया, उस प्रॉमिस के लिए हमने उनको उस पद में बिठाया। लेकिन just like any other politician, any other political party, any other country, इन्होंने भी हमें झूठ बताया। और आज सिर्फ एक टॉपिक में झूठ नहीं, झूठ के बाद झूठ, एवरी सिंगल टॉपिक में झूठ ही वापस आ रहा है। कुछ 2 दिन पहले जो ये अटैक था, ये भी हमें स्टेज लगा है। आज जो बॉलरूम के बारे में बात हो रही है, इट वॉज लिटरली राइट अवे they were talking about ballroom. It was, ये अगर क्लियर नहीं करता कि अटैक स्टेज्ड है तो मुझे नहीं पता क्या क्लियर करेगा। आज जो $200 मिलियन का बजट $400 मिलियन हो गया, प्राइवेट डोनर से की बात करते करते आप टैक्स पेयर पे आपने आपकी वैनिटी प्रोजेक्ट थोप दिए। लोग यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हमारी गैस, ग्रोसरीज, एनर्जी कॉस्ट, हेल्थ केयर, रेंट एंड लिटरली कॉस्ट ऑफ लिविंग। आज आपकी प्रायोरिटी है बॉलरूम, आपकी प्रायोरिटी है एक मॉन्यूमेंट, आपकी प्रायोरिटी है फाउंटेन रिफर्बिश करना। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इन आवर कंट्री टुडे। एंड डोनाल्ड ट्रम्प, स्पेशली स्पीकिंग, इन द लास्ट ईयर ही मेड $4 बिलियन। यहाँ पे जॉब कट्स हो रही है, यहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, दे आर बिकमिंग पुअरर। वो पैसे पे नहीं कर पा रहे, वो क्रेडिट में चले जा रहे, वो डिफॉल्ट हो रहे, और डोनाल्ड ट्रम्प एंड हिज फैमिली इज मेकिंग मनी। Just a few days ago, Eric Trump, his younger son, has gotten a $24 million Pentagon contract. Madam, this is a corruption that मैंने आपकी कंट्री में पहले देखी हुई है। मेरी जन्म इंडिया में हुई है, करप्शन बहुत पास से देखी हुई है हमने, और हम 1000 फीट से हम करप्शन स्मेल भी कर सकते हैं। क्या पूर्णिमा जी, अंग्रेज गए तो करप्शन देकर गए और साथ में लेकर भी चले गए क्या? आई एम सॉरी मैडम, अगर करप्शन करना होता ना वहाँ पे बैठ के करते, वहाँ पे लोगों को इस्तेमाल करके वो पैसे बनाते, यहाँ पे आके ऑनेस्टी की कमाई करने की कोशिश नहीं करते, है ना। और वहाँ पे अगर आप लोगों का ये कास्ट का प्रॉब्लम, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं एक जेनेरिक वे में बोल रही हूँ, जो अंग्रेज गए तो वो करप्शन लेकर गए, आप उसको अपने ऊपर दिल पे मत लीजिएगा पर्सनली। अपने देश छोड़ के कहीं और चले आए। और ये बात मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, ये आपके लिए नहीं था, आप उसको शायद मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं, मैं ये आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, एक जेनरिक वे में कह रही थी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ये जो तमाम नीतियां या इस रूप में है, इतने लंबे वक्त से सुन रहे थे कि विपक्ष जो है वो बिल लेकर आ रहा है, महाभियोग का सामना करना पड़ेगा, क्या उसका भी असर नहीं पड़ा है क्या ट्रंप पे?
पूर्णिमा जी, ये मेरा आप ही से सवाल था, आप मुझे सुन पा रही है क्या? ना बोलिए। हाँ, मैं बोल रही, पहली बात तो ये कि आप उसको अपने ऊपर मत लीजिएगा। मैं जेनरिक, जब अंग्रेजों का शासन था, मैं उस चीज को लेकर बोल रही थी। और मैं दूसरी बात ये कहना चाह रही हूँ, जब इतना दबाव बनाया जा रहा था, अभी खबरें आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग लगेगा, उन पर एक्शन लिया जाएगा, तो क्या उसका भी असर उन पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्या? देखिए ना, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी रिपब्लिकन पार्टी का सिचुएशन ऐसे हो चुका है कि अभी हमारे पास कोई और नेता है नहीं, वो उनको एक नेता, एक पार्टी बना दिया। लिटरली रिपब्लिकन पार्टी का जीओपी जो है उसका रीनेम, रीब्रांडिंग हुई है, अब लास्ट वीक में हुई है। वो जीओपी से रिपब्लिकन बना दिया गया है। और ग्रैंड, मैं काफी टाइम से बोल रही हूँ, ग्रैंड ओल्ड पार्टी से ग्रैंड 1% पार्टी बन गया। तो ये शायद कहीं पे किसी ने देखा होगा, वट एवर द रीजन, उन्होंने रिब्रांड किया हुआ है। आज जो सिचुएशन है, आप घर बाहर जाइए, रिपब्लिकन पार्टी की ये सिचुएशन हो चुकी है, कोई सुनना भी नहीं चाहते रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर हो। मेरे मैं इंटरनली मैं फाइट कर रही हूँ, मेरा मेंबरशिप कैंसिल करा गया है, मेरा जो कांग्रेशनल रेस है उसमें बाधाएं डालने की कोशिश करा जा रहा है। ऊपर से मैं ना व्हाइट हूँ ना ब्लैक हूँ, मैं ब्राउन हूँ और इमिग्रेंट हूँ। उनके हिसाब से हम लोग इमिग्रेंट होके यहाँ पे रह क्यों रहे? हमें तो यहाँ पे नहीं भी आना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा एट द एंड ऑफ द डे हमें स्केपगोट बनाया जाएगा। और एक हिंदू नेम्ड सीईओ ऑफ इंडियन ओरिजिन आज तक कभी हिंदू इश्यूज को उठाया नहीं। देखिए, ये बड़ी बात, ये एक बड़ी बात हो जाती है। यूके देवनाथ जी, क्या यही एक तरह से नाराजगियों का बड़ा पुलिंदा नजर आता है? और डोनाल्ड ट्रंप बखूबी जानते हैं ऐसी परिस्थितियां हैं। अभी हाल ही में हमला हो गया, लेकिन वो हमला भी उस तमाम नाराजगी, डोनाल्ड ट्रंप पर उठ रहे सवालों को कम नहीं कर पाया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनैलिटी है उसे समझना पड़ेगा। वो चाहते हैं कि खुराफाती हरकतें करे। खुराफाती हरकतें करने पर भगदड़ मचती है। और ठीक जब भगदड़ मचती है, उसी मौके पे शेर जो है खरगोश को उठा के ले जाता है। ये जो हम में से मैनेजमेंट कर चुके हैं, ये ट्रेट सिखाया भी जाता है। कुछ टॉप सीईओज होते हैं, चाहे कंपनी के सीईओ हो या एक देश के सीईओ हो, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनमें ये ट्रेट होता है कि प्रेडिक्टेबिलिटी, कि आप अब क्या करने वाले हो अगले 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 हफ्ते में, किसी को नहीं पता होना चाहिए। आपके ऊपर वालों को, दाएं बाएं पीयर ग्रुप को नहीं पता होना चाहिए, और आपके नीचे वाले तो हमेशा ही संदेह में रहें, डर में रहें कि अब बॉस क्या करने वाला है। तो होता क्या है, इससे जो माहौल पैदा होता है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में भी एक माहौल पैदा किया हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप ने अब विश्व में भी एक माहौल पैदा किया हुआ है। तो जब जो हरकत होती है, भगदड़ होती है, कंफ्यूजन होता है, तो डोनाल्ड ट्रंप अपना छक्का मारते हैं। क्लासिक एग्जांपल है कि वो चाहे युद्ध हो या शेयर मार्केट हो, वो एक तरीके से ही डील कर रहे हैं। एक बयान देते हैं, उनको मालूम है कि इससे शेयर मार्केट गिरेगा। जैसे कि वो एक बयान दे देंगे जो कि सेंटिमेंटल बयान होगा कि अब मैं ईरान को मजा चखा दूंगा। आप देखेंगे कि इस बयान के साथ ही कल सुबह भगदड़ मच जाएगी, शेयर मार्केट दुनिया भर में क्रैश होंगे, सस्ते में खरीद लेंगे। वो उनके मित्र, इनसाइडर ट्रेडिंग की नहीं बात कर रहा हूं, ये तो इनसाइडर ट्रेडिंग तो बहुत छोटी चीज है, ये स्ट्रेटेजिक नेगोशिएशन करते हैं वो। जैसे ही उन्होंने बयान दिया कि कल मैं ईरान को नेस्तनाबूद कर दूंगा, पाषाण युग में भेज दूंगा, आप देखेंगे दुनिया भर में सारे शेयर मार्केट, सारे सुबह 3 बजे से आ जाएगा कि टोक्यो भी गिर गया, सुबह भारत की बात कर रहा हूँ, 4 बजे आ जाएगा कि सिंगापुर भी गिर गया, 7 बजे खबर आ जाएगी कि भारत में भी प्री ट्रेडिंग मुहूर्त में गड़बड़ हो रही है। और इसके साथ ही उनके जितने मित्र हैं सब खरीद लेंगे, डोनाल्ड ट्रंप भी खरीद लेंगे। गिर गया। और उसके यही चीज वहां रियल एस्टेट के साथ करते हैं। उनको जब एक होटल लेना होता है, वो ऐसा एक कैंपेन चलाते हैं, अपने कंपटीटर का होटल का जो हॉस्टाइल टेक ओवर करना होता है। कोई भी मैनेजमेंट को ये ट्रिक मालूम है, खबरें फैला दो कि वो होटल तो हाइजीनिक नहीं है, खबरें फैला दो कि उस होटल का तो इनकम टैक्स क्लियरेंस नहीं है, खबरें फैला दो कि उस होटल में तो लेबर प्रॉब्लम है, खबरें फैला दो कि उस होटल को तो गवर्नमेंट जो है बहुत जल्दी येलो लिस्ट, रेड लिस्ट में डालने वाली है, उस होटल में तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं है। और जब उसकी रेपुटेशन गिर जाए, खरीद लो उस होटल को सस्ते में। तो ये जो ट्रेड है, ये वो अमेरिका में भी कर चुके हैं। आप देखिए, जब इलेक्शन हो रहा था, इलेक्शन के 1 हफ्ते पहले आकलन ये था कि वो
थोड़े से हार जाएंगे, 0.5% वोटर्स जी से जी हार सर, जाएंगे। जी लेकिन देखो, उन्होंने आज की तारीख में कांग्रेस में उनके करीबन 7 सीट ज्यादा हैं। आज की हाँ। तारीख में सेनेट में उनके करीबन 5 तो सीट मुझे ज्यादा हैं। जी थोड़े से जीत गए। जी 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 सर, मुझे लग रहा है कि आप वही जो बात कह रहे हैं कि खासतौर से ये थोड़े से जीतने वाली जो बात है, वो थोड़ी सी जीत उनके लिए कई बार दूसरे देशों दूसरे लोगों पर जरूर कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत का सबब बन जाता है। अरविंद सिंह तेजावत जी, कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा किया जा रहा था कि मिडिल ईस्ट का ये जो चुनाव है वो दरअसल माइंड डाइवर्ट करने के उद्देश्य से किया गया। कई बार ऐसा कहा गया, चाहे बात एप्स्टीन फाइल्स हो या फिर उनकी जो तमाम विदेश नीतियां हैं उसका नतीजा हो। डोनाल्ड ट्रंप डराते रहे, खासतौर से कनाडा के साथ के अगर मैं रिश्तों की बात करूं तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कहा कि भाई अगर तुम्हें मेरे साथ में रिश्ते रखने हैं तो अन्य देशों के साथ में त्यागना पड़ेगा। बड़ा नाम है चाइना, चाइना से अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है तो 100% टैरिफ लगा दूंगा। अब ये सारी चीजें कनाडा बोल रहा है भाई अब हम अमेरिका को और ज्यादा बियर नहीं कर सकते। क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का ही नतीजा है? इंटरनेशनल स्तर पर तमाम देशों से रिश्ते खराब। देखिए, पहले हम कनाडा की ही बात करते हैं। प्लीज। पहली बात तो ये है कि कनाडा तो रिश्ते खत्म कर लेगा, मान लो एक समय के लिए सोचे भी, पर क्या अमेरिका चीन से रिश्ते खत्म करने के लिए तैयार है? अगर खुद अमेरिका अगर चीन से रिश्ते खराब कर लेगा या बंद कर देगा तो खुद अमेरिका के अंदर खलबली मच जाएगी। इतना बड़ा जो प्रोडक्शन का जो चैन है, इतना उत्पादन, वो अमेरिका की अभी की कैपेसिटी नहीं है कि वो खुद अपने यहाँ पे इतना बड़ा यानी उत्पादन कर तेजावत जी, सके। तो वो बात हुई, कहावत जो हम सुनते हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और। अमेरिका का भी यही हाल है क्या? बिल्कुल बिल्कुल यही हाल है। वो चाहे कितना भी कह लें कि चीन से हम रिश्ते तोड़ देंगे, हम चीन को सबक सिखा देंगे, अभी हालात ये है कि अमेरिका पूरी तरीके से चीन पे डिपेंडेंट है। खाली ये तो एक बात हुई, ऐसे तमाम और भी सेक्टर्स हैं जिसमें कि खाली चीन पे जो अमेरिका की निर्भरता है वो कोई डिबेटेबल इशू नहीं है, और खुद वो अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स हैं, वो उसको अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए आप बयानात देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प की अभी विजिट होने वाली है, उससे पहले वो चीन को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। और आपको पता है कि टैरिफ के दौरान जब चीन ने धमकी दी थी, खासकर रेयर अर्थ मिनरल को लेकर, तब अमेरिका की क्या हालत थी, और उसके बाद में उसको कितना नेगोशिएशन के टेबल पे कितना नीचे आना पड़ा, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं। बिल्कुल। तो कनाडा सबसे पहले तो ये पूछेगा कि आप तो बताइए, हम तो आप पे भरोसा कर लें, आप केवल ये चाहते हैं कि हम रिश्ते खराब कर लें और आप अपने रिश्तों को कंटिन्यू करेंगे तो वो ठीक है। दूसरी बात ये कि कनाडा और अमेरिका के कल्चर में और उनकी सोच में बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ तक कि अगर आप कैनेडियन एडमिनिस्ट्रेशन भी देखेंगे तो वो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत अलग तरीके का है। वहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष है, यहाँ राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है। वहीं से आप समझ सकते हैं जो पावर शेयरिंग का जुडिशरी और एग्जीक्यूशन और लेजिस्लेचर में जो किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, वो कनाडा में नहीं है। कनाडा में एक अलग तरीके का है, और वहाँ का खासकर जो आम नागरिक और उसको जिस तरीके के प्रशासन और जिस प्रकार की संस्कृति में रहने का अनुभव है, ऐसा अमेरिका को नहीं है। तो कनाडा अपने आप को अलग मानता है, उसकी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी है, जिसको वहाँ के जो कंट्री हेड ने बहुत बार ये कहा है। तो ये सब कुछ कहना। दूसरी बात ये कि खुद अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी भी देश को, किसी भी नए देश को तब तक शामिल नहीं किया जा सकता जब तक कि वो खुद देश इसके बारे में सहमति ना देते हैं। वहाँ रेफरेंडम होगा और उसके बाद में अमेरिका के बाकी सारे स्टेट्स हैं वो भी सहमति देंगे, तभी जाके ये किया जा सकेगा। जैसा कि वो कह रहे थे कि इसको हम जो 51st जो है, हम उसको अपना अमेरिकन स्टेट बनाएंगे। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है, मुझे लगता है कि अमेरिकन इतिहास में सबसे नाकाबिल, जो खासकर हम मोहम्मद तुगलक जैसे भारतीय इतिहास में हम कहते हैं और हम तुगलकी फरमान बोलते हैं, मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में ये जुमला निकलेगा कि ये ट्रम्प के फरमान है। तो कुछ कुछ वैसा ही हो रहा है। मुझे लगता है कि सब कुछ उथल पुथल करके रख दिया है। और जो 20 या 25 सालों से चलेगा कब तक तेजावत जी ऐसा? 2 और साल तक, जब तक उनका टर्म है, टेन्योर है, क्योंकि बीच में प्रेसिडेंट को हटाना बहुत ही मुश्किल है। बेलगाम ट्रम्प को कंट्रोल करने के लिए लगाम लगाने का कोई तरीका भी तो होगा। है, बिल्कुल है। जुडिशरी है और उसने उसको किया है। वहाँ का कांग्रेस है, कांग्रेस ने भी कहा है कि आपने युद्ध में गए हैं तो आपने परमिशन ली कि नहीं ली, जो आपके लिए निश्चित
समय है, और यही तो अमेरिकन डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि बिल्कुल कोई भी प्रेसिडेंट इतना खतरनाक नहीं हो सकता कि वह अपने आप को राजा समझने लग जाए। बिल्कुल सही जी। बात बोल रहे हैं आप। देखिए अब मैं जिस तरह से तमाम परिस्थितियां रखी हैं उसमें एक बड़ा चेहरा जो है वो ईरान बनकर निकला है, सैयद अली अदनान रिजवी जी। इसमें कोई शक नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भले ही जिस तरह से सवाल पूछे जा रहे हों, अभी तक ईरान एक बड़े ग्रे शेड में नजर आता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इन्हीं नीतियों की वजह से ईरान एक मजबूत तस्वीर में दुनिया के सामने आने लगा है। लोग ये कहने लगे हैं ईरान को स्टेबल करने में बड़ी भूमिका निभाई है। अब कई रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही थी, मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रही थी, अब वो कह रहे थे कि अमेरिका खासतौर से ईरान के साथ में ये जंग उसे खत्म करने के लिए कर रहा है या फिर उसकी डेंटेड इमेज को पॉलिश करने के लिए कर रहा है, समझ में नहीं आया अभी तक। जी नैना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दावत देने के लिए। आपको और सारे पैनलिस्ट को सलाम अर्ज है और बहुत ही बखूबी आप ये डिबेट आगे लेके बढ़ रही हैं, आपका शुक्रिया। तो सबसे पहले तो आपने अपने इंटरव्यू में बड़ी अच्छी बात कही थी कि ये अमेरिका की सुप्रीमेसी का गुब्बारा है जिसकी हवा निकल रही है। बाज़ लोग ये कहते हैं नैना जी कि ईरान के पास दो ताकत है, एक तेल की और उसका जोग्राफिकल स्टेटमेंट जहाँ पर वो बसा हुआ है। मुझे लगता है कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत इस वक्त जो है वो ट्रंप है, क्योंकि जब आपका दुश्मन बेवकूफ़ होता है ना तो इससे बड़ी आपकी ताकत नहीं होती है। और चूंकि ईरान का ये ट्रंप दुश्मन जो खुद ही इस वक्त ऐसे काम कर रहा है कि खुद ही अपने लिए ईरान अमेरिका की सुप्रीमेसी का जनाजा खुद ही निकाल रहे हैं। आपने देखा कि अपनी नीतियों के कारण नेटो कैसे उससे अलग हो गया, आपने देखा कि यूरोपियन यूनियन कैसे उससे अलग हो गए। वो लोग कि जो हमेशा आज तक कभी, चाहे वो कनाडा हो चाहे वो ब्रिटानिया हो, सब ने हमेशा मिलकर साथ दिया अमेरिका का, आज वो सब खिलाफ नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त हत्ता यहाँ तक हमने देखा, कल की जो रिपोर्ट है जर्मनी के चांसलर ने क्या कहा कि ईरान जो है बड़ी खूबसूरती से अमेरिका से बात ना करके अमेरिका को जलील कर रहा है। या उसके अलावा आज हमने क्या देखा कि इस वक्त एनपीटी का वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया है ईरान को। ये सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक तमाचा है ईरान का अमेरिका के ऊपर। इसी के साथ साथ बस मैं आखिरी बात कह के, जो एक वाकया बहुत ही खूबसूरत है कि इस वक्त ट्रंप की हालत क्या, जरा आप देखिए। दो दोस्त नदी के किनारे से गुजर रहे थे तो एक दोस्त ने क्या देखा कि नदी के ऊपर जो है पानी पर एक हरे रंग का कंबल तैर रहा है। वो एक दोस्त कूदता है उस कंबल को लेने के लिए, जब उस कंबल को पकड़ के खींच रहा होता है तो बजाय इसके कंबल को वो खींचे, कंबल उसे खींच रहा होता है। अब वो परेशान है, कभी कंबल को वो खींच रहा है, कभी कंबल उसको खींच रहा है। वो दोस्त जो बाहर होता है वो कहता है भैया जब तुम कंबल नहीं खींच पा रहे हो तो छोड़ के बाहर आ जाओ। तो वो दोस्त कहता है कंबल खींचने वाला कि मैं क्या करूं, मैं तो छोड़ना चाह रहा हूं, ये कंबल मुझको नहीं छोड़ रहा है। तो मालूम चला कि वो कंबल नहीं था बल्कि वो मगरमच्छ था। तो ट्रंप ने समझा कि ईरान जो है वो वेनेजुएला है और क्यूबा है, लेकिन निकला वो ईरान। तो अब ट्रंप फंसे हुए हैं कि आखिर इस जंग से निकले तो निकले कैसे। ऐसा फंस गए हैं कि वो खुद भी हार रहे हैं और अपने साथ साथ अपने जो एलाइस हैं, अपने जो साथी हैं, उनको जो है परेशान करते नजर आ रहे हैं। आपने शुरुआत में बात कही कि हल्के में लेना या कमतर आंकना, कहीं अब आप डोनाल्ड ट्रंप को कमतर तो नहीं आंक रहे? जी हमें आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन आंक रहे होते अगर ट्रंप की नीतियों की वजह से हमें फायदा ना हो रहा होता, ईरान को फायदा ना हो रहा होता। आप देखिए एक कोई ऐसा मुल्क बताइए, जी एक कोई ऐसा मुल्क बताइए ईरान के अलाइस में जिसने ईरान का सपोर्ट ना किया या कोई ऐसा मनफी बयान दिया हो। हत्ता नैना जी यहाँ तक कि अब जो है दुबई और कतर भी अमेरिका के खिलाफ बयान देने लगे हैं। तो खुद अमेरिका टूटता हुआ नजर आ रहा है और हमने देखा कि रिपोर्ट्स आ चुकी 60% एबव यूथ है अमेरिका के अंदर कि जो इसराइल के खिलाफ या मसलन जो है ट्रंप के खिलाफ नजर आ रहे हैं हमें। तो सुप्रीमेसी जो है खतरे में है। अच्छा दत्ता साहब, जिस तरह से रिजवी साहब की बात लग रही है उससे क्या वो डोनाल्ड ट्रंप को कमतर आंकने लगे हैं क्या? जैसे उन्होंने मिस कैलकुलेट किया था ईरान को, ये ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आ गए रिजवी जी? नहीं देखिए, जिस तरह की पोजीशन में आज अमेरिका है, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका इज फीलिंग सॉरी कि उन्होंने ये क्या एक मिस एडवेंचर शुरू कर दिया जिसको वो समेटने में कामयाब नहीं है। पहली बात। दूसरी चीज ये है कि देखिए अमेरिका ने पिछली बार जब युद्ध किया था जून 2025 में, तब अगर आपने सारे क्लेम्स बिल्कुल अपने फेवर में कर लिए थे कि साहब हमने उनके जो जौहरी जो हथियार हैं उनको भी खत्म कर दिया है, या जौहरी जो संयंत्र हैं उनको भी खत्म कर दिया है, हमने सारी उनके यहाँ मतलब पूरे उसकी नेवी को खत्म कर दिया है, पूरा इसको ये कर दिया है, उनकी एयरफोर्स को खत्म कर दिया है।
अगर उन्होंने सारी चीजें ये खत्म कर दी हैं, तो आप मुझे बताइए अटैक आ कहां से रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज देखिए, दुश्मन को कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि आप ये देखिए कोई भी आदमी कहीं भी किसी भी प्रकार से, क्योंकि युद्ध का जो नतीजा होता है वो लॉसेस से नहीं काउंट किया जाता, वो उनके हौसले, उनका जुनून, उनके जोश से कामयाब होता है। आज ईरान के एक बड़े नेता ने ये वक्तव्य दिया है कि हमें न्यूक्लियर वेपन की क्या जरूरत है, हमारे पास हर ईरानी एक न्यूक्लियर वेपन है। तो ये बताता है कि किस तरह से ये लोगों के अंदर जुनून है, जज्बा है, और अपने मुल्क के लिए वो लड़ सकते हैं। आज ट्रंप साहब देखिए, अभी आज की सिपरी की रिपोर्ट है, आज ही के अखबार में शाया हुई है, जो बताती है कि करीब 10% के करीब जो अमेरिका का डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो कम हो गया है। तो ये बता रहा है कि किस तरह से सरकार ने वहां पैसे देने से इनकार कर दिया है। किस तरह से आप ये देखिए, ईरान अगर एक ड्रोन फायर करता है तो वो 20 या 25 लाख का बनता है, उसके ऊपर अमेरिका एक टोमाहॉक का मिसाइल फायर करता है जो 38-39 करोड़ की होती है। तो आप मुझे बताइए, इसमें विवेकपूर्ण डिसीजन या रणनीति जो बनाई है वो किसने बनाई है? सर, इस बीच तो एक और बड़ी तस्वीर यहाँ पर आ गई है। बड़ी तस्वीर, बड़ा बम ये कि अमेरिका के जो कई बम हैं, अब उनको रिवर्स इंजीनियरिंग फिर से करने जा रहा है ईरान। अमेरिका के जैसे शायद ड्रोन बना दिया था 136, जिस तरह से यहाँ पर जिस तरह से हालात यहाँ पर नजर आते हैं यूके देवनाथ जी, ये रिवर्स इंजीनियरिंग अमेरिका को और भारी पड़ जाएगी, अब और नाराजगी का सामना करना पड़ेगा दुनिया की। हाँ नैना जी, किसी भी युद्ध में बहुत ही शानदार कामयाबी मानी जाती है अगर दुश्मन का एक हथियार आपके हाथ में प्राय साबुत आ जाए, क्योंकि फिर एनालाइज कर सकते हैं कि दुश्मन का वो हथियार किस तरह से डिजाइन किया गया, दुश्मन ने उसको किस तरह से बनाया, उस हथियार की कमजोरी क्या है, उस हथियार में बेहतरीन पॉइंट्स क्या हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अगर वो बढ़िया और बेहतरीन हथियार है तो उसको हम किस तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाएं। दुनिया में कुछ देश हैं जिनको इसमें महारत हासिल है। नॉर्थ कोरिया है, ईरान है। इन देशों में दूसरे देशों की जो हथियार हैं या जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है उसको बखूबी डुप्लीकेटेड किया गया है। जी। तो ईरान क्या इससे बेहतरीन हथियार बना लेगा? अब थोड़ा समय लगता है। देखिए, अगर उन्होंने एक अमेरिकन रॉकेट या मिसाइल को पकड़ लिया, क्योंकि वो ठीक तरह से जमीन पर गिरने के बाद फटा नहीं और उसके अवशेष रिकवर हो गए प्राय इंटैक्ट, तो उस पर रिवर्स इंजीनियर करके उस बॉम्ब को फिर से बनाने में समय लगता है, 6 महीने का समय लग जाता है। अगर मिसाइल है तो उसको फिर से रिवर्स इंजीनियरिंग करके 1 साल तो लग ही जाता है। चीन मास्टर है रिवर्स इंजीनियरिंग का, उसने दुनिया भर से अलग अलग चीजों की रिवर्स इंजीनियरिंग करके काफी सारी। तो सर, ईरान अगर ये सारा सामान अगर चीन को दे देगा तो चीन ही तो सबसे ज्यादा बड़ा कॉम्पिटिटर और दुश्मन है ना अमेरिका का। हाँ नैना जी, आपने मेरे ख्याल से दिल की बात मेरी छू ली है। देखिए, क्या होता है कि जब भी अमेरिका और रूस के कोई हथियार दुश्मन देशों पर गिरते हैं तो जैसे मैं बताता हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे ही कोई रशियन एयरक्राफ्ट जो कि मिस्र की एयरफोर्स में थे और उसको जैसे ही इजराइल ने गिराया, मैं 1967 के 6 डे वॉर की बात कर रहा हूँ, 1973 के यौम किपुर वॉर की बात कर रहा हूँ। तो रशियन एयरक्राफ्ट को जैसे ही इजराइल ने गिराया, आप यकीन मानिए, और उसके जो कंपोनेंट्स इजराइल रिकवर करता था वो महज कुछ घंटे के अंदर अमेरिका में पहुंच जाते थे। और कुछ इसी तरह से अमेरिकन इक्विपमेंट जो कि अफगानिस्तान में तालिबान के हाथ में आ गया, रशिया बहुत ह्यूज पेमेंट देकर उन हथियारों को या उसके कंपोनेंट्स को तालिबान से खरीद के रशिया में ले गया। तो ये एक इंटरनेशनल स्पाई वर्सेस स्पाई चलता रहता है।
ठीक है। देखिए, ये तो एक बड़ी तस्वीर तो यहाँ पर रहती है, लेकिन पूर्णिमा नाथ जी, इसी का जल्दी से रिएक्शन। अभी तक तो तमाम तनाव थे, क्वेश्चन उठ रहे थे इन रणनीतियों का, इन प्लानिंग का, और खुद जो नेवी या डिफेंस की जो तमाम टीमें हैं वो नाराजगी दिखा रही थी डोनाल्ड ट्रंप से। अब तो कहा जा रहा है पीठ हेगसेथ पर भी एक बड़ी तलवार उनकी कुर्सी पर लटकती हुई नजर आती है। और अगर रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली तो जो दुनिया के देश जो कम से कम थोड़े बहुत सो कॉल उनकी मित्रता रही, वो भी अब उनसे खफा हो जाएंगे कि अरे हमला करने चले थे, ढंग से तो कर लेते। देखिए, आज एटलीस्ट हम कनाडा एक स्ट्रॉन्ग फंड बना रहे, आज की न्यूज़ है। जर्मनी की मर्स ने बोल दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स इज लुकिंग रियली डिफीटेड। स्पेन ने तो युद्ध के समय ही बोल दिया कि हमने इनमें कूदना नहीं है। तो ये जो आज सिचुएशन है, एक एक कंट्री से मैंने कोई बयान नहीं सुनी, वो है आपकी कंट्री इंडिया। तो बात ये है कि बड़े बड़े कंट्रीज और बड़े बड़े मूवर्स एंड शेकर्स आर स्पीकिंग अबाउट इट, बट यू आर अनएबल टू। आई डोंट नो व्हाई, बट यू शुड। इसीलिए मैं बार बार इसके बारे में पूछती हूँ, बोलती हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से आई एम श्योर यू आर वेरी shrewd in terms of your geopolitics and also your politics। तो आपने बड़े तरीके से यूएस और इंडिया की रिलेशनशिप बियॉन्ड प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो पीरियड है उसके बियॉन्ड आपने सोचे हैं, इसीलिए आपका मुंह शायद बंद है। बट रिगार्डलेस ऑफ इट, जो आपकी कंट्री में जाके, सुनिए पूर्णिमा जी, मुंह इसीलिए बंद है क्योंकि वही बात है ना कि दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की हर जगह पर आदत नहीं हिंदुस्तान की। अपने आप को ग्रो अप करने की कोशिश है। मैं जानती हूँ आपको, आपकी नाराजगी रहती है कई चीजों में, लेकिन अगर हर किसी के फटे में टांग अड़ाने की अगर कोशिश होती तो हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ नहीं बढ़ते। ठीक है, चैलेंजेस बहुत कुछ है हमारे देश में, लेकिन हम अपनी नीतियों के अनुसार चलते हैं। जी, we are the biggest and the best and the closest friend। तो ये it doesn't make any sense to me, even as an Indian American, Indian born American, it makes no sense to me। कब आप लोग से सच सुनने के मौका मिलेगा, I don't know। but at the end of the day, yes, अमेरिका ने जो हमें, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने हमें जो गलत ड्रीम और सपने दिखाए थे कि अमेरिका फर्स्ट, बट आई हैड नेवर थॉट इन माई वर्स्ट ड्रीम कि अमेरिका फर्स्ट मतलब है अमेरिका सुप्रीम। वो कहीं पे भी कभी भी जाके अटैक कर देंगे, कभी भी जाके धमका देंगे, टेरराइज कर देंगे। आज की बात है आपकी, आज है मेरी कल थी। और एक बोट में ईस्टर्न पैसिफिक में स्ट्राइक करके 3 जन को मार दिया। कितनी कंट्री ने बात की है इसके बारे में? अभी ईरान के बारे में तो सब बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें आई डोंट इवन नो हाउ मच इट इज राइट नाउ। लास्ट टाइम मैंने देखा था इट वाज 183 पीपल, बट आई डोंट इवन नो हाउ मेनी पीपल ही हैज killed। It is extrajudicial killing, not a single country is talking about it। Why? आप क्यों चुप हो? कि जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है तब आप बोलते हो, लेकिन जब किसी और के आपके इर्द गिर्द में प्रॉब्लम होती है, सेल्फिश लोगों के जैसा, सेल्फिश एंटिटी के जैसा आप चुप रहते हो। तो मेरा तो आइडिया वो है, मेरा हिंदू धर्म मुझे वो सिखाया कि ना गलत करो ना गलती सहो। ठीक है, बोलो। अच्छा, अरविंद सिंह तेजावत जी, ये नाराजगी हमेशा से पूर्णिमा नाथ जी की रहती है। हिंदुस्तान कई चीजों में खामोश रहता है, सही वक्त पर आने का इंतजार करता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही कि हर जगह पर हमेशा बोली गई बात जरूरी नहीं है, सही वक्त पर सही बात बोली जो जाती है उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। क्या यही हिंदुस्तान की एक नीति रहती है हमेशा से, जिस तरह से नाराजगी है पूर्णिमा नाथ जी की? देखिए नैना जी और पूर्णिमा जी, बात यह कि भारत ने इतिहास से बहुत कुछ सीखा है। हमने 62 पैरेलल पे जाके शांति करवाई। नेहरू जी के जमाने में भारत में क्या हो रहा था ये कम सोचा जा रहा था। देखिए नेहरू एज ए विजनरी लीडर, मैं उसकी इम्पोर्टेंस को कम नहीं कर रहा हूँ, पर हम बाहर ज्यादा इन्वॉल्व थे। उसके बाद में क्या हुआ, चाइना ने 62 में हम पे हमला किया। हमने एक बहुत बड़ी जमीन खोदी, बचाने कौन आया? कोई नहीं आया। उसके बाद में हमने पाकिस्तान भारत के जो बिगड़ते हुए संबंध है, और उसमें ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान को हथियार दिए, कौन मदद करने आया? और जब चीन से हमारी लड़ाई हुई थी तो यूएसएसआर ने बोला था कि चीन हमारा भाई है और भारत हमारा दोस्त है, हम किसके साथ जाएं? तो इतिहास बहुत कुछ चीजें सिखाता है। और उसके बाद में भारत ने तय किया कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आप दुनिया में अपनी आवाज उठाना चाहते हैं तो पहले ये जरूरी होता है कि आपकी आवाज में दम हो, आपको कोई सुनने वाला हो।
भारत अभी इतना बड़ा देश नहीं है, जैसे कि अगर मान लो 1970 का चीन देखते हैं, तो उतना मजबूत देश नहीं था कि वह दुनिया भर में आवाज उठाता और पूरी दुनिया उसकी मानती। ग्लोबलाइजेशन के बाद में उसने सारे जो खासकर यूरो अमेरिकन पैसों का इस्तेमाल किया अपने यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह को बढ़ाने के लिए, और उसके बाद में वो आज दुनिया की ताकत है। तो भारत अगर शांति से अपने आप को प्रोग्रेस कर रहा है, वो कर रहा है, तो सब कुछ ठीक ही तो है। क्योंकि जिस कोरिया की हम मदद कर रहे थे, आज मुझे लग वो रहा है कि कोरियन यही तो एक तरीका होता है शायद डिप्लोमेसी का। मैं एक लास्ट रिएक्शन रिजवी साहब का ले रही हूँ। रिजवी साहब, इन तमाम परिस्थितियों के बीच में ईरान के क्या संबंध आने वाले देशों में बढ़ते हुए, आने वाले वक्त में देशों से सुधरते हुए नजर आ रहे हैं क्या? जी नैना जी, सबसे पहले वो आपका एक सवाल था, वो मैं जवाब दे दूं बस उसका, कि ये ईरान क्या कम आंक रहा है अमेरिका को? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो कम आंक रहा होता नैना जी, तो पिछले 47-40 सालों में उसने आज के मुकाम के लिए अमेरिका से लड़ने की तैयारी ना की होती। उसने अपना सारा इन्वेस्ट मिसाइल्स और ड्रोन में ना किया होता, वो भी फाइटर जेट बना रहा होता महंगे महंगे। तो ईरान ने एक तैयारी की थी आज के दौर के लिए। जहाँ तक आपका सवाल अभी वाला ईरान की दोस्ती का, आपने देखा कि खुद ईरान इस जंग के दौरान, जब से सीज फायर की मैं अगर बात करूं आपसे, इतनी ज्यादा करीबी ईरान के पड़ोसी ममालिक से हुई है, आपको यकीन नहीं होगा। 2019 के बाद से अमेरिकन दबाव की वजह से हिंदुस्तान ने ईरान से तेल नहीं लिया था, लेकिन इसी दौरान सीज फायर ने बाकायदा जो है ईरान और हिंदुस्तान में कुर्बत नजर आई है। यानी कि आप ये समझिए कि जो पहले वाले रिजीम है उसको लेकर तो वो उसकी नीतियों की वजह से तो दूसरे देशों से कटा हुआ था, लेकिन अब जो मौजूदा रिजीम है उसके वो दूसरे तरीके से सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको तो अमेरिका का शुक्रगुजार होना चाहिए, इजराइल का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने आपको दुनिया में कम से कम एक थोड़ी सी एक मजबूत स्थिति दी है। वेल, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।